साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है काव्य के गुण, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि काव्य के जो 3 गुण होते हैं, उन 3 गुणों के अंदर ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये 3 गुण सबसे महत्वपूर्ण माने गए। हम आपको पहले काव्य के माधुर्य गुण के बारे में बता चुके हैं। आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो काव्य के ओज गुण के बारे में। आज का हमारा जो विषय है वो है काव्य का ओज गुण। देखिए आप, काव्य का ये सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है और हम देखते हैं कि जब किसी रचना को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें किस प्रकार से हमारे मन में कई बार बहुत ज्यादा उत्साह की भावना आती है, स्फूर्ति की भावना आती है, एक जोश की भावना आती है। तो इस प्रकार की रचनाओं को हम क्या कहते हैं, ओज गुण से संबंधित मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओज गुण के भी अपने कुछ लक्षण होते हैं। बार बार मैं आपको ये समझा चुका हूं कि भाई गुणों का जो निर्णय होता है वो वर्ण विन्यास के आधार पर पहचानने में जो है मतलब आसानी रहती है। तो देखिए कि गुणों का जो आधार होता है वो वर्ण होता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी रचना में ओज गुण है, उसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे। उसके अपने कुछ लक्षण होते हैं, उसके अपने कुछ प्रवृत्तियां होती है। वैसे साधारण दृष्टि से तो हम ये बोल सकते हैं कि ओज का मतलब है जोश दिलाने वाला, उत्साह दिलाने वाला। जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं, जब हम किसी रचना का अध्ययन करते हैं और हमारे मन में एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति, नए जोश, उत्साह की भावना जब हमारे मन में जागृत होती है तो उसे हम क्या मानेंगे, ओज गुण की स्थिति के अंतर्गत मानेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो रचना हमारे सामने है उसमें ऐसी कौन सी लक्षण है, उसकी ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पर हम इस चीज का निर्णय कर सकें। तो देखिए आप, ओज गुण जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है मतलब साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है और इसका जो संबंध है वो गौड़ीय रीति से माना जाता है। जैसा कि मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर बताऊंगा कभी कि किस तरीके से हमारी जो रीतियां हैं वो 3 मानी गई है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो इन तीनों रीतियों का जो संबंध है वो तीनों रीतियों का संबंध प्राय तीनों गुणों से जोड़ा जाता है। इनका जो आधार है वो यद्यपि हम भूतकाल के अंदर प्रादेशिक रूप में भी देखते हैं कि किस प्रकार से पहले प्रादेशिक रीतियां थी और प्रदेश के आधार पर इनका विकास हुआ और विकास होने के बाद फिर ये साहित्य की स्थिति में हमारे सामने आई। तो देखिए आज का हमारा ये जो ओज गुण है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है वो क्या होता है, यह जो है मन में क्या करता है भाई, तेज यानी कि जोश, उत्साह, इस प्रकार के भावों की उत्पत्ति करता है। यानी कि जब हम किसी रचना को पढ़ें या किसी रचना को सुने तो उस रचना को पढ़ने या सुनने से, उसके पठन या श्रवण से जब हमारे मन में जोश की भावना, तेज की भावना, उत्साह की भावना, स्फूर्ति की भावना और एक प्रकार की वीरता की भावना जब हमारे मन में जागृत होने लगती है तो ऐसी रचना को हम काय में मानते हैं, ओज गुण की श्रेणी में मानते हैं। प्राय देखिए अब ये इस प्रकार की जो बातें होती हैं, हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि काव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है या काव्य की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे अपन आत्मा कहते हैं, रस होती है। और मैंने आपको परिभाषा के संदर्भ में कई बार ये बात बता चुका हूं कि काव्य की आत्मा जो है रस है, और उस रस के उत्कर्ष में सहायक जो तत्व होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। यानी कि गुण क्या करते हैं, काव्य के आंतरिक सौंदर्य का उन्नयन करते हैं। तो देखिए बात, हम रसों की दृष्टि से जब विश्लेषण करें तो रसों के अंतर्गत हम देखते हैं कि कई रस हमारे ऐसे श्रृंगार, करुण, शांत या कोमलता से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ रस ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की भावनाओं को जगाते हैं, तेज, जोश, उत्साह आदि को जगाते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे वीर रस है हमारा, रौद्र रस है हमारा, इसी प्रकार से कहीं कहीं किसी स्थिति के ऊपर विभत्स रस है हमारा। तो वीर, रौद्र, इस प्रकार के जो रस होते हैं, यानी कि वीर रस, रौद्र रस है या कहीं कहीं जो विभत्स रस, इस टाइप से जो स्थितियां होती है उनके अंतर्गत इस गुण का प्रयोग ज्यादा अपने आप हमें देखने को मिल जाएगा। यानी हम यूं मान सकते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से ज्यादातर वीर, रौद्र आदि जो रस होते हैं, उन वीर, रौद्र आदि रसों के अंतर्गत जो गुण प्रकट होता है वो प्राय कौन सा होता है, ओज गुण प्रकट होता है। जब तक ओज नहीं होगा तब तक वीरता कहां से आएगी, तब तक जोश कहां से आएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या मानते हैं, उत्साह मानते हैं। तो जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक ओज बनने का प्रश्न नहीं उठता।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि ओज गुण की रचना को पढ़ने से या किसी रचना का श्रवण या पठन करने से जब हमारे मन में तेज, जोश, उत्साह आदि की भावना होती है तो वह ओज गुण का प्रतिपादक होता है। प्राय इस रस का जो प्रयोग होता है वो हमारा इस गुण का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? वो हमारा वीर रस, रोध रस या विभक्त रस में भी कहीं कहीं हो जाता है। तो इस प्रकार के रसों के अंतर्गत इसका प्रयोग हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखने की बात है कि इसकी जो वर्ण पदावली होती है, इसमें वर्णों का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, इसकी जो वाक्य रचना होती है, इसकी जो शब्दावलियां, पदावलियां होती है, उनका जो प्रयोग होता है उनमें अधिकांश से क्या होता है देखिए, यहाँ लिखता हूं मैं, कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। कर्ण कटु वर्ण, यानी कर्ण कटु वर्ण का मतलब होता है जो कानों को सुनने में थोड़ा सा कठोर लगते हैं, कानों को सुनने में थोड़ा सा कड़वे लगते हैं, कठोर लगते हैं, कटु लगते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी वर्णमाला के अंतर्गत पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ अक्षर, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारे को बहुत कोमलता, बहुत आरामदायक स्थिति होती है, जैसे प, म, ल, इस टाइप का, है ना। लेकिन कुछ अक्षर या कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो सुनने में थोड़े कटु होते हैं, कठोर होते हैं, उनका उच्चारण थोड़ी कठोरता से होता है। ड ड ड वाला हमारे मूर्धन्य जो ध्वनियां हैं वो इसी प्रकार से होती है। तो देखिए, जहां रौद्र रस, वीर रस या इस प्रकार का ओज गुण होगा तो वहां प्राय स्वाभाविक रूप से ही इस प्रकार की जो कर्ण कटु पदावलियां होती है, कर्ण कटु वर्ण जो होते हैं वो प्राय हमारे आ जाते हैं। तो कर्ण कटु वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से इसमें ज्यादातर क्या होता है, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग भी हो जाता है। संयुक्त अक्षर से बनी हुई जो पदावलियां होती है, यानी कि इसको अपन एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि क्षक, त्रज्ञ, इस प्रकार के जो अक्षर होते हैं उनसे बनी हुई जो पदावलियां होती है वो ज्यादातर हमें देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें सामासिक पदावलियां, सामासिक पदावली, यानी सामासिक पदावली का मतलब होता है बड़े बड़े जो शब्द पदावलियां होती है, दो दो तीन तीन शब्दों से मिलकर के बनने वाली जो पदावलियां होती है वो ज्यादातर हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब जो है कि उच्चारण की दृष्टि से, सुनने की दृष्टि से जो थोड़े में कटुता अनुभव होती है और उसी प्रकार से उसमें किस प्रकार की जो वीरता की भावना होती है, जो उत्साह की भावना होती है, ऐसी जो रचना होती है वो प्राय हमारी काय में आ जाती है, ओज गुण की श्रेणी में आ जाती है। तो देखिए, भाषा की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, फिजिकल दृष्टि से हमने इसके क्या लक्षण माने, इसमें कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से संयुक्त अक्षर से युक्त जो पदावलियां होती है उन संयुक्त अक्षरों से युक्त पदावलियों का प्रयोग भी प्राय ज्यादा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सामासिक पदावलियां, बड़ी बड़ी सामासिक जो पदावलियां होती है वो भी हमारे को इसके अंतर्गत काफी मात्रा में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के लक्षणों से जो परिपूर्ण स्थिति होती है तो उसको हम भौतिक रूप से पहचान करके और आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस रचना के अंतर्गत कौन सा गुण है, ओज गुण है। तो ये इसके एक सामान्य लक्षण है। हालांकि कई बार इसके अपवाद में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है, देखिए आप, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हूं। देखिए ये जो पंक्तियां हैं निराला के द्वारा रचित जो राम की शक्ति पूजा है, उस राम की शक्ति पूजा से मैंने ये ली है। और इसमें किस प्रकार से जब राम रावण का युद्ध चल रहा होता है तो उस प्रकार से दोनों ओर के सैनिक, राम के सैनिक जो बानर, भालू आदि थे और रावण के जो सैनिक राक्षस आदि थे, वो किस तरीके से प्रतिपल, हर पल क्या कर रहे थे, अपनी व्यूह रचना, अपना कौशल रचना को बदल रहे थे, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, किस प्रकार की क्या स्थितियां हो रही थी, उन सबका विश्लेषण इसके अंतर्गत हमें बहुत अच्छे मात्रा में, बहुत अच्छे रूप में देखने को मिलता है। क्या कहता है रचना कर दीजिए, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, हर पल व्यूह यानी कि युद्ध की रणनीति, युद्ध की योजना हर पल क्या हो रही थी, जा रही थी, बदलती जा रही थी। व्यूह रचना कौशल जो था वो कैसे शत्रु को पराजित करना है, कैसे अपने को जो है एक प्रकार से विजय हासिल करनी है। दोनों ही पक्ष के जो योद्धा थे वो हर पल क्या कर रहे थे, अपनी इस योजना को बनाते जा रहे थे और बदलते जा रहे थे। तो प्रतिपल परिवर्तित भेद कौशल समूह, भेद, एक दूसरे को भेदना चाह रहे थे, एक दूसरे को विभेद करना चाह रहे थे, कौशल समूह। अब देखिए कौशल, कौशल सबको दो अर्थों में ले सकते हैं यहाँ पे। कौशल एक तो कुशलता के साथ, बिल्कुल चतुराई के साथ में, पूरे के पूरे समूह, और दूसरा कौशल समूह यानी कि राम की सेना का जो समूह था, वो राम की सेना का समूह क्या कर रहा था, हर पल अपनी योजना बदल रहा था और हर पल अपनी योजना को बदल बदल करके क्या कर रहे थे, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, प्रत्यु यानी कि सेना, समूह, राक्षसों की सेना के जो समूह थे
यानी राक्षसों की सेना के जो भंडार थे एक प्रकार से उनके ऊपर कपि यानी कि वानर सेना जो थी विषम हु बिल्कुल भयंकर रूप से क्रुद्ध होकर के और उनके ऊपर झुंड के झुंड समूह के रूप में हा हु करके क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। यानी कि कहने का मतलब रावण की जो सेना थी उस रावण की सेना के ऊपर राम की सेना के जो वानर योद्धा थे वो वानर योद्धा किस तरीके से हर पल अपनी योजना को बदल करके और किस तरीके से बार बार उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध का भयंकर वातावरण वहां पे छाया हुआ था। तो देखिए इस रचना को पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, हमारे मन में एक जोश, एक उत्साह, इस प्रकार की जो भावना है, वीरता की जो भावना है वो संचरित होने लग गई। तो इस प्रकार की जो रचना होती है उसको हम ओज गुण की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। तो हमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि काव्य के जो 3 गुण होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज, उनमें ओज गुण भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओज गुण किसी भी रचना के श्रवण या पठन से हमारे मन में स्फूर्ति, जोश, उत्साह, वीरता आदि की भावना जागृत करता है और साथ ही साथ क्या करता है वो, इसके अंदर भौतिक दृष्टि से हम मान सकते हैं कि कर्ण कटु वर्णावलियों का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षरों और संयुक्त अक्षर पदावलियों का प्रयोग होता है, इसमें सामासिक पदावलियां आदि हमारे को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के लक्षणों से परिपूर्ण जो रचना होती है वो हमारे मन में क्या करती है, ओज गुण का या ओज की भावना का संचार करती है। ऐसी रचना को हम ओज गुण से संबंधित मानते हैं। धन्यवाद।